तो चलिए आज बात करते हैं ए स्टडी इन स्कारलेट की। ये एक ऐसी उलझी हुई कहानी है जिसमें खून है, प्यार है और एक ऐसा बदला है जो दशकों तक चलता है। आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। यही वो सवाल है जिसका सामना शर्लॉक होम्स को करना पड़ा। सोचिए, एक खाली घर में एक लाश मिलती है, पर मौत की कोई वजह साफ नहीं है। दीवार पर खून से एक अजीब सा शब्द लिखा है और इसका मकसद वो तो आधी दुनिया पार करके आया है। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहां हमारी मुलाकात एक बेहद ब्रिलियंट लेकिन उतना ही बोर हो चुके शर्लॉक होम्स से होती है। वो बस एक ऐसी चुनौती का इंतजार कर रहे हैं जो उनके दिमाग की कसरत करा सके। ये खुद होम्स के शब्द हैं। उनकी निराशा इसमें साफ झलकती है। उन्हें लगता है कि उनका जो कमाल का टैलेंट है वो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ छोटे मोटे आसान से केस आ रहे हैं जिन्हें स्कॉटलैंड यार्ड के अफसर भी सुलझा सकते हैं। और फिर ठीक उसी वक्त जब होम्स अपनी बोरियत से तंग आ चुके थे, एक ऐसा केस सामने आता है जो आखिरकार उनके तेज दिमाग को एक असली चुनौती देने वाला था। लॉरिस्टन गार्डन्स के एक वीरान घर में एक लाश मिलती है और यहीं से एक ऐसे रहस्य की शुरुआत होती है जो पुलिस के होश उड़ा देता है। अब जरा इन सुरागों को देखिए, कोई भी चकरा जाएगा। मतलब लाश तो है पर जख्म का नामो निशान नहीं, कमरे में खून है पर वो मरने वाले का है ही नहीं। और इन सब के बीच एक शादी की अंगूठी और दीवार पर लिखा वो एक रहस्यमयी शब्द। स्कॉटलैंड यार्ड के जासूस लेस्ट्रेड और ग्रेगसन का तो सिर ही घूम गया था। इंस्पेक्टर लेस्ट्राड की थ्योरी बड़ी सीधी साधी थी। उन्हें लगा कि मरने वाला रेचल नाम की किसी औरत के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा था। सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या ये सच था? लेकिन जहां पुलिस की सोच खत्म होती है, वहां से होम्स का खेल शुरू होता है। वो फौरन समझ जाते हैं कि ये अधूरा शब्द नहीं, बल्कि जर्मन भाषा का एक पूरा शब्द है, रेशा, जिसका मतलब होता है बदला। बस ये एक छोटी सी बात होम्स और पुलिस के बीच के फर्क को साफ कर देती है। और यहीं से हम होम्स के मशहूर साइंस ऑफ डिडक्शन यानी कटौती के विज्ञान को एक्शन में देखते हैं। वो उन छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ते हैं जिन्हें बाकी सब नज़रअंदाज कर देते हैं, और उन्हीं से कातिल की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर बना लेते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ क्राइम सीन को देखकर होम्स ने कातिल की हाइट, उसकी उम्र, चेहरे का रंग, यहां तक कि वो कौन सा सिगार पीता है ये भी बता दिया। उन्होंने ये तक पता लगा लिया कि वो किस तरह की घोड़ागाड़ी में आया था। पुलिस और वॉटसन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर होम्स को ये सब पता कैसे चला? क्या ये कोई जादू था? जी नहीं, ये था शुद्ध तर्क और चीजों को गौर से देखने का नतीजा। चलिए देखते हैं कैसे। कातिल की हाइट का अंदाजा लगाना तो बहुत आसान था। होम्स ने समझाया कि लोग अक्सर अपनी आंखों के लेवल पर ही लिखते हैं। दीवार पे लिखावट 6 फीट से थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर थी, तो जाहिर है लिखने वाला भी उतना ही लंबा रहा होगा। सिंपल लेकिन शानदार। और वो सिगार वाली बात, असल में होम्स ने अलग अलग तरह के तंबाकू की राख पर एक खास स्टडी कर रखी है। वो फर्श पर पड़ी राख को देखकर ही बता सकते थे कि ये एक दुर्लभ त्रिचिनोपोली सिगार की है। ये उनके अपने काम के प्रति जुनून और ज्ञान को दिखाता है। कहानी अभी और उलझने वाली थी। जैसे ही होम्स जांच में आगे बढ़ते हैं, एक और लाश मिलती है। इस बार मारा गया था पहले शिकार का साथी जोसेफ स्टैंगरसन। मामला और भी गंभीर हो गया था। इस बार मौत की वजह तो अलग थी, छुरा घोंपा गया था, लेकिन एक चीज पहले जैसी ही थी। दीवार पर खून से लिखा वही शब्द रैचे। इससे होम्स की बदले वाली थ्योरी पर पक्की मोहर लग गई। यह साफ था कि कातिल एक मिशन पर है। दूसरे क्राइम सीन पर होम्स को पहेली के वो आखिरी टुकड़े मिले जो सब कुछ साफ करने वाले थे। एक टेलीग्राम जिसमें JH नाम के किसी शख्स का जिक्र था और एक छोटी सी डिब्बिया जिसमें 2 गोलियां थीं। बस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इतना ही काफी था। और बस इन सुरागों को देखते ही होम्स पूरे आत्मविश्वास से ऐलान कर देते हैं कि उनका केस अब पूरा हो चुका है। उन्होंने कातिल को पहचान लिया है, अब उसे पकड़ना बाकी था। तो अब वक्त है कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से का। पर होम्स के लिए यह पहेली का आखिरी टुकड़ा था। अब वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जाल बिछाने का वक्त आ गया है। और उनका चारा क्या है? वही शादी की अंगूठी।
वो अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन देते हैं कि एक अंगूठी मिली है। उन्हें पता है कि कातिल ये जरूर सोचेगा कि अंगूठी गलती से गिर गई थी और वो उसे लेने जरूर आएगा। और उनका प्लान काम कर जाता है। एक कैब ड्राइवर उस अंगूठी पर अपना हक जताने आता है और बस होम्स और वॉटसन मिलकर उसे दबोच लेते हैं। उस आदमी का नाम था जेफरसन होप। लेकिन उसकी कहानी किसी आम कातिल की कहानी नहीं है। होप का तरीका बड़ा ही क्रूर लेकिन सीधा था। वो अपने शिकार के सामने 2 गोलियां रखता था और उनमें से एक चुनने को कहता था। एक गोली में कुछ नहीं होता था और दूसरी में होता था जानलेवा जहर। ये किस्मत का एक खेल था जिसे वो अपना इंसाफ कहता था। तो होप ने ये सब क्यों किया? उसकी वजह दशकों पुरानी और बहुत दर्दनाक थी। कई साल पहले यूटा में ड्रेबर और स्टैंगरसन ने उसकी मंगेतर को अगवा कर जबरदस्ती शादी कर ली थी, जिस सदमे में उसकी मौत हो गई। होप ने अपनी पूरी जिंदगी उन दोनों को ढूंढकर सजा देने में लगा दी। होप खुद को एक मामूली अपराधी नहीं मानता था। वो एक शिकारी था जो बहुत सब्र से काम ले रहा था। उसने सालों तक उनका पीछा किया, हमेशा उनके आसपास रहा और सही मौके का इंतजार करता रहा। 2 महाद्वीप, सोचिए, अमेरिका से लेकर यूरोप तक उसने सिर्फ उन लोगों को ढूंढने के लिए सफर किया जिन्होंने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। ये उसके बदले की आग की गहराई को दिखाता है। और आखिर में होप अपनी करनी को कत्ल मानता ही नहीं। उसकी नज़र में वो बस वो इंसाफ कर रहा था जो कानून उसे कभी नहीं दे पाता। और यहीं पर न्याय और बदले के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। और यही सवाल है जो ये कहानी हमारे जहन में छोड़ जाती है। जेफरसन होप एक कातिल था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या उसकी कहानी में इंसाफ का भी कोई पहलू था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें खुद ही खोजना होगा।